कहानी फ्रॉम बॉलीवुड में आज बात करूंगी 1963 की फिल्म बंदनी, बिमल रॉय की डायरेक्शन और उनकी डायरेक्ट की हुई लास्ट मूवी, जो एक बंगाली नॉवल तपसी पर आधारित थी, जिसे लिखा था चारू चंद्र चक्रवर्ती ने, जो खुद एक जेलर सुपरिटेंडेंट रह चुके थे। जेल में उन्होंने औरतों की हालात, उनकी मन की तकलीफ को बहुत पास से देखा था और उन्होंने इसी को आधार मानकर कुछ फिक्शन कहानियाँ लिखी। फिल्म की कहानी शुरू होती है जेल की फीमेल वार्ड से, जेल में औरतों के सूनेपन से। जेल में एक औरत है जिसे खून की उल्टी होती है। देविन, जो उस जेल के डॉक्टर हैं, उन्हें देखने आते हैं। उस औरत को टीबी की बीमारी है, जो उस वक्त जानलेवा और छूत की बीमारी थी, जिसकी सेवा करने के लिए कोई भी तैयार नहीं होती। सभी औरतें चुपचाप खड़ी हैं। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, मैं करूँगी इसकी सेवा। नूतन को पहली बार पर्दे पर दिखाया गया है। बिना मेकअप की नूतन बेहद ही खूबसूरत लग रही है। नूतन यानी कि कल्याणी, जो हत्या करने के जुर्म में यहाँ सजा काटने आई है। धर्मेंद्र यानी कि देविन उन्हें समझाना चाहते हैं कि तुम इतनी यंग हो, तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। कल्याणी कहती है, इस जेल से बाहर मेरा अपना कहने तक को भी मेरा कोई अपना नहीं है। मेरे जीने मरने से क्या फ़र्क पड़ता है। और तब कल्याणी को उस औरत की सेवा के लिए अपॉइंट कर दिया जाता है। कल्याणी मन लगाकर उसकी सेवा करती है। कल्याणी की सेवा और उसकी सादगी देविन को इम्प्रेस करने लगती हैं। वो उसे चाहने लगती हैं। इन दोनों की छोटी छोटी बातें दिखाई गई हैं, जहाँ कल्याणी को एहसास है कि देविन उन्हें चाहते हैं, जिसे कल्याणी इग्नोर करती हैं। पहली बार जब देविन कहते हैं, तुम काम करते हुए बहुत खूबसूरत दिखती हो, तो जेल की औरतें गा रही हैं, ओ पंछी प्यारे सांझ सकारे, बोले तू कौन सी बोली बता रे। इस गाने के जरिए डायरेक्टर ये बताना चाहते हैं कि तुम कौन सी बोली बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो, जिसे मैं समझ नहीं पा रही हूँ। पर देविन का कल्याणी की तरफ अट्रैक्ट होना जेल में सबको दिखता है और धीरे धीरे ये बात फैलने लग जाती है कि देविन और नूतन के बीच कुछ चल रहा है। सारी औरतें नूतन से जलती हैं, उन्हें ताने मारती हैं। देविन एक रोज़ अपने प्यार का इजहार करते हैं कल्याणी से, जहाँ कल्याणी इनकार कर देती हैं। देविन, जिन्हें पता है कि उनकी वजह से कल्याणी को अब बातें सुननी पड़ रही है, और वो नौकरी छोड़कर चले जाते हैं। इस सीन को बहुत ही खूबसूरती से फिल्माया गया है, जहाँ जेल की दीवार के बाहर देविन तांगे पर जा रहे हैं और जेल की दीवार के इस पार कल्याणी खड़ी है। तांगे की आवाज़ वो जाते हुए सुन रही है। उस दूर जाती तांगे की आवाज़ में कल्याणी को यह एहसास है कि देविन उनसे दूर जा रहे हैं, और जेल का गार्ड चिल्लाता है, सब ठीक है, जो बताती है कि शायद यही ठीक था। देविन के जाने के बाद जेलर कल्याणी से कहते हैं, तुम्हारे आगे एक खूबसूरत जिंदगी तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम्हें देविन के साथ जाना चाहिए था। कल्याणी कहती है, उनकी ज़िंदगी का एक काला सच है, जिसे जानकर उससे कोई शादी नहीं करेगा, और फिर वो अपना दाग किसी और की ज़िंदगी में कैसे लगा दे। जेलर उनकी कहानी पूछते हैं और यहाँ वो जेलर को अपनी आप बीती एक डायरी में लिख कर देती है, और कहानी फ्लैशबैक में जाती है, जहाँ नूतन अपने पिता के साथ एक छोटे से गांव में रहती हैं। उनकी माँ अब नहीं है, भाई जो उनसे बहुत प्यार करते हैं और माँ की तरह उन्होंने कल्याणी को पाला है, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। उसकी जैसी ही किसी लड़की की जान बचाने में गुजर चुके हैं। अब कल्याणी की ज़िंदगी अपने भाई की याद में गुजरती हैं। उनके पिता भी उन्हें बहुत मिस करते हैं। एक दिन वो अपनी सहेली के साथ गांव की मास्टर दीदी से मिलने जा रही होती है कि उन्हें पता चलता है कि गांव में एक आदमी को नज़रबंद कर रखा गया है, और वो क्रांतिकारी है, जो विकास है, और जिनका रोल अशोक कुमार ने निभाया है। सिचुएशन कुछ इस तरह होता है कि कल्याणी को उस क्रांतिकारी को एक लेटर पहुंचाना पड़ता है। विकास को गांव में किसी से बात करने की इजाज़त नहीं है, सिवाय किसी सरकारी आदमी की। चूँकि कल्याणी के पिता पोस्ट ऑफिस में पोस्ट मास्टर हैं, तो वो उनसे मिल सकते हैं। विकास का कल्याणी के घर आना जाना शुरू हो जाता है, जहाँ धीरे धीरे कल्याणी उसे प्रभावित होने लगती है। यहाँ एक गाना है, जोगी जब से तू आया मेरे द्वारे, मेरे रंग गए सांझ सकारे, तू तो अखियों से जाने दिल की बत्तियाँ, तो उसे मिलना ही जुल्म भयारे, जिसे लता जी ने गाया। यहाँ कल्याणी के पिता को बेटे की मौत के बाद कृष्ण पाठ पढ़ते दिखाया गया है अपने सुकून के लिए। यहाँ वो विकास को बता रहे हैं कि कैसे राधा रात के अंधेरे में छुपकर कृष्ण से मिलने जा रही हैं, इसलिए उन्होंने श्याम रंग का श्रृंगार किया है, नीली साड़ी, नीले कंगन और आंखों में काजल डाला है। पर रात के अंधेरे में उनका गोरा रंग चमक उठता है और वो डरती हैं कि कहीं लोग उसे देख न ले,
तो भगवान से कहती हैं कि प्रभु मेरा ये गोरा रंग ले लो और मुझे श्याम रंग दे दो ताकि मैं बिना डरे श्याम से मिल सकूं। बहुत ही सुंदर तरह से इसे फिल्माया गया है। कल्याणी अपनी आंखों में काजल डालती है, उसे अपने पिता की बातें याद आ रही हैं, तब वो गाती है मोरा गोरा रंग ले ले मोहे श्याम रंग दे दे। इसे भी लता जी ने गाया है। एक रोज़ तेज़ बारिश में विकास कल्याणी के घर आते हैं। वो बहुत बीमार है। कल्याणी उन्हें अपने पास ही रुकने को कहती है। सुबह पुलिस उन्हें खोजते हुए कल्याणी के घर आ जाते हैं। कल्याणी के कमरे में विकास को पाकर पूरा गांव उस पर ताने कसता है। तब विकास कल्याणी की इज्जत बचाने के लिए सबके सामने कहते हैं कि कल्याणी उनकी पत्नी है। इस एक लाइन पर कल्याणी खुद को विकास की बंदनी मान लेती है। विकास वंदनी को वापस लौटने का वादा कर शहर लौट जाते हैं। इधर कल्याणी हर रोज़ उनके आने का इंतज़ार करती हैं, उन्हें खत लिखती है, जो खत भी वापस आ जाता है। तभी कल्याणी की सहेली उसे बताती है कि उसे खबर मिली है कि विकास ने शहर में किसी और से शादी कर ली है। ये बात अपनी सहेली से सुनकर अभी अभी वो घर लौटी है। उसके पिता भी नाराज़ हैं उससे, क्योंकि उसकी वजह से आज पूरा गांव उसका तिरस्कार कर रहा है। कल्याणी सोचती है कि उनकी वजह से उनके पिता को क्यों तकलीफ हो, और रात के अंधेरे में वो एक खत लिखकर पिता के तकिए के नीचे रखकर गांव छोड़ने जा रही है। यहाँ मुकेश की आवाज़ में एक गीत है, वो जाने वाले हो सके तो लौट के आना, ये बाट ये घाट तू कहीं भूल न जाना। बेहद ही दर्द भरा गीत। घर के दरवाजे से कदम बाहर रखने से पहले कल्याणी सर पर आंचल रखती हैं। जाते जाते सारे रास्ते, गली, चौखट सब देखती हैं, जैसे हर कोई पुकार कर कह रहा हो कि हो सके तो लौट कर आना। पर जो जा रहा है ये सब कुछ छोड़कर उस पर क्या बीत रही है, ये जाने वाला कैसे बयां करे। बहुत ही खूबसूरत पिक्चराइजेशन। कल्याणी हर तरफ देखती है, उसके चेहरे पर वो तकलीफ दिखता है। शहर में उसकी सहेली की मदद से उसे काम मिल जाता है एक हॉस्पिटल में, जहाँ एक औरत है जो थोड़ी पागल है, उनकी कोई सेवा नहीं करना चाहता। कल्याणी तैयार हो जाती है। वो औरत कल्याणी को बेवजह परेशान करती है, तंग करती है। कल्याणी सब कुछ सहती है। कल्याणी अपनी ही ज़िंदगी से दुखी है, इसीलिए उसे ये सब तकलीफ़ बड़ा नहीं लगता। दिन बीतने लगते हैं। एक रोज़ उसकी सहेली आकर बताती है कि उनके पिता उन्हें गांव से खोजते हुए शहर आए थे उनके पास, पर उनका एक्सीडेंट हो गया है। यहाँ भी बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन, जहाँ कल्याणी को एहसास है कि शायद उसने अपने पिता को खो दिया है, पर वह सिर्फ कहती है वो ठीक है ना। वो अपनी सहेली की तरफ देखती तक नहीं, क्योंकि शायद उसे पता है जवाब क्या है। उसकी सहेली कहती है हाँ ठीक है। वो मिलने पहुंचती है हॉस्पिटल, इस उम्मीद में कि उसकी सहेली जो कह रही थी वही सच है। पर अस्पताल में वो अपने पिता को मृत पाती हैं। अपनी इस तकलीफ़ को समेटकर चल लौटी हैं कि वो पागल औरत चिल्ला रही होती है। कल्याणी उसके दरवाजे तक पहुंचती है। वो औरत कहती है जा 2 कप चाय लेकर आ, मेरे पति आए हैं मुझसे मिलने। कल्याणी चाय लेकर आती है, जहाँ वो विकास को देखती है, जो उस औरत का पति है। एक बेचैनी, एक गुस्सा कल्याणी के मन के अंदर दिखाया गया है। वो बहुत ही लाजवाब है। उसके हाथ से चाय की प्याली गिर जाती है। वो औरत उस पर चिल्लाती है और उसे फिर से चाय बनाने को कहती है। कल्याणी चाय बनाने गई है। वो आज ही अपने पिता को खोई है और आज ही अपने प्यार का धोखा देखा है उसने। वो चाय के लिए स्टोव में पंप मार रही है, जैसे खुद में साहस जुटा रही है। उसके गुस्से को दिखाया गया है। उसके अंदर कुछ है जो चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेबसी बताना चाहता है। बाहर कोई लोहा पीट रहा है। उस लोहे पीटने की आवाज़ में कल्याणी की चिल्लाहट दिखाई गई है। लोहे की पीटने से जो रोशनी हुई है, उस रोशनी में पॉइजन की शीशी दिखाई देती है। बस अब तक कल्याणी न रोई है, न अपने अंदर की बेचैनी को चिल्ला कर बताया है। अगला सीन सुबह हो गई है। तभी कोई कल्याणी से कहता है कि उस औरत की मौत हो गई। पुलिस आई है, विकास भी है। वो कहते हैं कि मेरी पत्नी आत्महत्या नहीं कर सकती। पर जब उन्हें पता चलता है कि कल्याणी ही वो औरत है जिसने उसकी पत्नी को चाय दिया था, तो अशोक कुमार कहते हैं शायद उनकी पत्नी ने आत्महत्या ही किया है। यहाँ कल्याणी पहली बार चिल्लाती है कि मैंने मार डाला उसे, जैसे उसे अब होश आया है कि उसके हाथों क्या हो गया। चूँकि कल्याणी को बहुत बुखार है, वो अपने होश में नहीं है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर कल्याणी को 8 साल की कैद होती है।
कहानी वापस प्रेजेंट में आती है, जहाँ जेलर उसे समझाते हैं जिंदगी का एक बुरा वक्त था, वो एक बुरा दौर जो बीत गया। देवन और उनकी माँ तुम्हें अपनाने को तैयार हैं, तुम्हें अपनी नई जिंदगी शुरू करनी चाहिए। कल्याणी के अच्छे व्यवहार से उसकी सज़ा भी माफ़ कर दी गई है। चूँकि जेल के बाहर कल्याणी का कोई अपना नहीं, तो जेलर कल्याणी को वार्डन के साथ देवन के गांव भेज रहे हैं। कल्याणी स्टेशन पर बैठी ट्रेन का इंतज़ार कर रही हैं। वहीं विकास बाबू भी स्टीमर का इंतज़ार कर रहे हैं। वो बहुत बीमार है और उन्हें टीबी की बीमारी है। कल्याणी किसी के खांसने की आवाज़ से उन्हें पानी पिलाने जाती है और वो वहाँ विकास को देखती है। चूँकि कल्याणी उनसे नाराज़ है तो वो उनसे कुछ नहीं कहती। विकास बाबू उनसे माफ़ी मांगते हैं। तभी विकास का साथी वहाँ आता है और वो कल्याणी को बताता है कि कैसे पार्टी को बचाने के लिए उन्हें उस औरत से शादी करना पड़ा और उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। यहाँ एक गाना है बरमंदा की आवाज़ में। बरमंदा ने गीत शैलेंद्र से कहा था कि इस फिल्म का एंडिंग बिना डायलॉग्स के हैं, तुम्हें ऐसा गीत लिखना है जिसे फिल्म की एंडिंग लोगों को समझ आए। तो शैलेंद्र ने लिखा, मैं बंदनी पिया की, मैं संगनी पिया की, मेरे साजन है उस पार। पूरे गाने में कल्याणी की मन की परेशानी को दिखाया गया है। उसके सामने एक सुनहरा भविष्य है देवेन के साथ और दूसरा विकास के साथ, जिसकी भविष्य का कोई पता नहीं। बिमल रॉय जब फिल्म की एंडिंग फिल्मा रहे थे तो उनकी वाइफ इस एंडिंग से खुश नहीं थी। एंडिंग क्या था ये जानने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। इस फिल्म को उस साल 6 पुरस्कार से नवाजा गया। गुलजार ने पहली बार बरमंदा के लिए गीत लिखा था, मेरा गोरा रंग लई ले, वह श्याम रंग दे दे। और ये एकमात्र गाना है जो बरमंदा ने गुलजार के लिखे गाने के लिए कंपोज किया। उन दिनों बरमंदा और लता जी के बीच कुछ अनबन चल रही थी, तो बरमंदा ने फिल्म के 2 गाने आशा जी से गवाए। फिल्म के दौरान ही उनकी नाराज़गी लता जी से ख़त्म हो गई और तब उन्होंने फिल्म के बाकी गाने लता जी से रिकॉर्ड करवाए। 11 फिल्मों के बाद लता जी ने जो पहला गाना उनके लिए रिकॉर्ड किया वो था मेरा गोरा रंग ले ले। बहुत ही खूबसूरत फिल्म। जिस वक्त बरमंदा को पता चला कि बिमल दा इस गाने घर के अंदर शूट करने वाले हैं तो बरमंदा ने कहा, एक लड़की अपने प्यार का इजहार कर रही है, वहीं उनके पिता भी हैं, वो गांव की एक शर्मीली लड़की है, वो ये कैसे कह सकती है, आपको गाना घर के बाहर पिक्चराइज करना होगा। बिमल दा तैयार नहीं हुए तो बरमंदा ने कहा तो ठीक है, मैं गाना ही नहीं बनाऊंगा। काफ़ी बहस के बाद बिमल दा तैयार हो गए। उन्होंने कहा घर के बाहर पर घर के आंगन में वो गा रही है। इस तरह ये गाना घर के आंगन में पिक्चराइज किया गया। फिल्म का एक और खूबसूरत गाना जिसे आशा जी ने गाया था, शैलेंद्र जी ने कहा उत्तर प्रदेश का एक काफ़ी लोकप्रिय गीत। उसी गाना को ध्यान में रखकर शैलेंद्र जी ने लिखा था ये गाना, अब के बरस भेज भैया को बाबुल। चूँकि ये गाना औरतें तब गाती हैं जब वो पहली बार अपने ससुराल में रहती हैं और अपने बाबुल से ये रिक्वेस्ट कर रही होती हैं कि इस बार सावन में भैया को भेजना मुझे लवाने। पर इस गाना को जेल की औरतें गा रही हैं, जहाँ हर औरत को ये एहसास है कि बाहर उन्हें लेने कोई नहीं आने वाला है। इस गाना में वो दर्द दिखता है जिसे आशा जी ने गाया। लीड रोल में नूतन जी, धर्मेंद्र और अशोक कुमार थे। धर्मेंद्र जी की ये पहली फिल्म होती। चूँकि फिल्म को बनने में काफ़ी वक्त लग गया, जब फिल्म रिलीज़ हुई तब धर्मेंद्र जी की 3-4 फिल्म रिलीज़ हो चुकी थी। नूतन जी इस वक्त प्रेग्नेंट थी, पर फिर भी उन्होंने इस फिल्म को किया। आप एंडिंग से सहमत है या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी फ्रॉम मूवी में फिर मिलूंगी किसी और फिल्म की कहानी के साथ। मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना मैसेज लिखना ना भूलें।